आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, वलेंशिया टाउन का एक ऐसा वाक़या है जो काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि वालिदा ने बच्चों को भी जहर दे दिया और ख़ुद भी जहर खाकर मर गई। और वालिद जो है वो इस टाइम जो था कि अभी तक पुलिस की हिरासत में मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो चुकी है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि केस किस तरह सॉल्व हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आपने देखा कुछ दिन से वलेंशिया टाउन वाला जो इंसिडेंट है वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था और जितने भी मुतलका अदारे हैं उनमें भी वो ज़ेर बहस रहा। पहले की क्या अपडेट्स थी कि वो क्या कहा जाता था जब वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या अपडेट्स रही और आज की तारीख में क्या फाइनलाइज हुआ है? देखिए, हमें ऑलमोस्ट 30 ईयर हो गए इस फील्ड में। बिल्कुल। क्राइम जो इवेंट्स होते हैं उनके मौका आपको देखते हैं। तो अब पीएसपी क्लास में जो नए लोग हैं वो तो शायद अपने आप को बड़ा अपने हाथ समझते हैं, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर जो अब आजकल अब एडिशनल आईजी डीआईजी बन चुके हैं, तो वो अहम केसेस की तफ्तीश में सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स को साथ बिठाते थे कि यार ये इशू कैसे सॉल्व होगा। मैं जिस दिन पहले दिन ये वाक़या हुआ है तो मैं मौके पर गया, तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि जी ये क्या है। मैंने कहा यार ये 2 दिन का मसला, 2 दिन में ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अब तो काफ़ी दिन चला ये जी इशू। लेकिन उसमें ज़्यादा पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें अपनी साबित करनी होती हैं, एविडेंस सारे कलेक्ट करने होते हैं। वो ये था कि एक फैमिली 4 दिन पहले बाहर से आई, अमेरिकन नेशनल में सारे लोग, बच्चे भी हो या भी, और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहर से 3 बच्चे मरते हैं, उनकी माँ मरती है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार सीधी सी बात है, जगह के ऊपर से शवाहिद मिल चुके हैं, कैप्सूल खाली बरामद हो चुके हैं डस्टबिन से, तो ये जहर कहाँ से आया? वहाँ से तफ्तीश शुरू होगी कि लेकर कौन गया और किसने लेकर कौन गया, फिर किसने दिया, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जाहिर है पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, उसने फ्रांसिक भी करवाना था। फ्रांसिक ने फिर एक अपना टाइम लगता है, उसमें जो उस घर का सरबराह था उसको हिरासत में लिया, क्योंकि जो खातून की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी कि जी इसी ने मारा है। और खातून ने भी जब वो मर रही थी तो उस वक्त उसने कहा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो खावंद को जो है वो पुलिस ने हर तरह से इंटरोगेट किया। अब एक आम आदमी जब पुलिस के पास बयान जमा कराता है ना, तो उसके बयानात में तजादात आना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब पुलिस घबरा गई कि कभी ये बयान बदल देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उसके लिए अब फ्रांसिक का निज़ाम आ चुका है, उसमें एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, उसमें ये पता चल सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं इंसान। तो फिर पुलिस ने उसका अल्टीमेट पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पोलोग्राफी टेस्ट में वो क्लियर हो गया, उसमें वो क्लियर हो गया। अब बात ये थी कि जी वो खातून जो थी उसने जहर कहाँ से क्या कर भाई, उसके लिए फिर पुलिस ने अपना दायरा वसी किया। तो उसमें पता चला कि जी वो खातून जो है उसने अमेरिका में बैठे यहाँ पे एक केमिकल बेचने वाले को पापड़ मट्टी कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट किया अमेरिका से यहाँ पर, और सिर्फ पाकिस्तान आने का इंतजार कर रही थी। नहीं, उसने जहर वहाँ मंगवाने की कोशिश की अमेरिका। अब जाहिर है हमारे जो ताजिर बिरादरी है ज़्यादातर तो अनपढ़ लोग हैं जो पापड़ मंडी वगैरह में बैठे हैं, कारोबारी लोग होते हैं, विरासत से कारोबार। सर, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, अमेरिकन खातून यहाँ पे पापड़ मंडी तक कांटेक्ट कैसे कर सकती है? देखिए आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। बेसिकली तो वो पाकिस्तानी खातून थी, अमेरिका में रहकर अमेरिकन नेशनल हो गई। ऑनलाइन आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो दस्तियाब तो है। मतलब हम अपने खेतों के लिए भी मेडिसिन वगैरह ढूंढते हैं, नीला थोथा जहर है वो भी देखते हैं कि कहाँ से हमें अच्छा मिल सकता है। तो वो ऑनलाइन चीज़ें जो है मार्केटिंग हो रही है, उसमें मजायका नहीं है और बड़ी आसानी से आपको चीज़ें मिल जाती है। तो उस खातून ने जब उस केमिकल फरोख्त करने वाले से मखसूस किस्म का, क्योंकि उसने नेट के ज़रिए सर्च किया कि कौन सा जहर तेज़ है, वो उससे डिमांड की, उसने कहा जी मेरे पास मौजूद है। तो उसने कहा आप मुझे अमेरिका भिजवा दो। उसने कहा जी मैं तो अमेरिका नहीं भिजवा सकता। समझदार निकला? नहीं, समझदारी नहीं है। बाहर के मुल्क में ऐसी चीज़ें हर आदमी नहीं बेच सकता।
ये मखसूस किस्म के डीलर्स हैं जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और फिर आगे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट में फिर बेचते हैं। हर बंदा ये नहीं है कि वो कोई केमिकल बाहर से मंगवा ले या बाहर भेज। ठीक है। तो उस खातून ने कहा कि ठीक है फिर मैं पाकिस्तान आ रही हूँ तो मैं आपसे वहाँ से वसूल कर लूँगी, तो जो मिकदार है उसका रेट बता दें। वो लगभग 1,38,000 बनता है। अपने बच्चों को मारने के लिए 9 माह जो पेट में रख के जिनकी परवरिश की, उनको मारने के लिए भी पैसा लगा लिया आगे एक माँ ने। जी, वो फिर उसने 1,38,000 मनी ग्राम के जरिए उस दुकानदार की तौर पर शिफ्ट की। फिर वो खातून पाकिस्तान पहुंचती, फिर वो राइडर को हायर करती कि ये प्रोडक्ट यहाँ से लेके इस घर में पहुंचाना। अब वो घर नहीं था, भी ये तो घर की तलाश कर रहे थे रेंट पे लेने के लिए। हाँ। वो अपनी सहेली है उसकी एक, उसके घर कि यार मेरी एक चीज़ आ रही, आप रख लो, तो बाद में मैं आपसे ले लूँ। अब राइडर जो है वो ज़ाहिर वहाँ पे पहुँचाता है। जब ये अपने घर शिफ्ट होती है तो फिर राइडर को हायर करती है और उसको कहती है कि जी वो सहेली को कि जी ये प्रोडक्ट जो मेरी आई थी वो अब मुझे भिजवा दी। अब वो उसको भिजवा देती है। अब दो चीज़ें इसमें सामने आती हैं कि आया वो खातून नफ्सियाती मरीज़ा थी या वो अपने बच्चों और शौहर से जान छुड़ाना चाहती। तो उसका बेहतरीन तरीका अगर उनसे जान छुड़ाना चाहती थी तो खुदकुशी कर लेती या कहीं चली जाती, खुला ले लेती, छोड़ लेती। काफ़ी तरीके होते हैं। आपसे मशवरा नहीं ना किया उसने। यहाँ पर फिर लेकिन एक इसलिए देख रहे हो कि पेश आए। शायद वो नफ्सियाती खातून हो सकती है कि उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आई। देखिए आपने इससे पहले भी एक केस हाँ जी, इचरे वाला। इचरे वाली कि उसने बच्चे को क्यों मारा। हाँ। अब होता ये है कि जब खातून किसी और के यानी इश्क में शादी के बाद गिरफ्तार हो जाती तो बच्चे को वादे नजर आता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बच्चों से फिर जांच छुड़ाई थी। अब इसमें मैंने कहा ना कि दो पहलू हैं, या तो वो नफ्सियाती मरीज़ा थी कि सबको मार दिया जाए, खुद भी मर गया। दूसरा पहलू ये था कि आया अगर वो किसी के इश्क में गिरफ्तार थे तो फिर बच्चों से जान छुड़ाना भी जरूरी था। अब जिसने इससे शादी करनी है वो 3 बच्चे तो नहीं पालेगा, ठीक हो गया। अब उसमें हुआ ये कि उसने खुद ज़ाहिर किया। सवाल। शाम के वक्त उसका शौहर ग्रॉसरी लेने के लिए मार्केट जाता, 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं उसको ग्रॉसरी का। वो जब ग्रॉसरी करके वापस आता तो उस वक्त वो खातून बच्चों को जहर दे के मार चुकी होती है। उनकी लाशें वॉशिंग एरिया में रखती है, उनके ऊपर कंबल डालती है और वॉशिंग एरिया के साथ जो रूम था उसको वो बेड का गद्दा लगा के बंद कर देती है ताकि लाशें छुआ जा सके। अब शौहर नामदार नासिर डोगर जिनका नाम था, वो बेचारा जब ग्रासरी लेके पहुंचता है तो वो खातून खुद आती हैं, गाड़ी से सामान निकलवाती, खाती, रखती। बच्चों को उसने आइसक्रीम में जहर दिया था, ठीक हो। अब वो सामान रखते ही अभी वो गैरेज में खड़े हैं, भाग के आइसक्रीम का कप लेके आती है, अपना शौहर के लिए आकर। वो कहता है यार मुझे प्यास लगी है, मैंने भी आइसक्रीम नहीं खानी। जोर देती, वो कहता है मैंने नहीं खानी है आइसक्रीम। तो इंसान का दिल नहीं करता, वो कहता है यार मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। तो वो पानी पीता है। मीनवाइल जो हमसायों का घर है वहाँ पे एक नौकरानी बच्ची जो है असबराज से उनके पास थी। वो छत से देखती है कि एक बच्चा जो है वो कमल से बाहर नजर आ रहा नहीं, गिरा पड़ा। वो अपने मालकान को बताती है, मालकान आके उनके पैर देते हैं कि जी आपका बच्चा ठीक गिरा हूँ। अच्छा, जब वो नासिर डोगर घर पहुँचता है तो पूछते हैं बच्चे किधर है, तो वो कहती है कि वो फलां कज़न के साथ फिल्म देखने गया। अब जब हमसाया उसको कहते हैं कि जनाब वो बच्चा पीछे, अच्छा वो एक लफ्ज़ निकल जाता है उनके मुँह से कि बच्चा गली में गिरा पड़ा है। वो समझता है कि शायद मेरे घर की पिछली गली में। उन्होंने कहा जी शायद आपका बच्चा नहीं। वो कहता नहीं मेरे बच्चे तो फिल्म देखने गए।
क्योंकि उसकी बीवी गुजार चुकी थी। अब लड़की दोबारा ऊपर जाती है, जो साथ वालों की निगरानी है, वो देखती है कि 3 बच्चे पड़े हुए हैं। वो फिर जाके हमसाया को बताती है, हमसाया जाके सामने एक लॉन्ड्री वाला है और एक दूध दही की दुकान है, उनको बताती है। तो वो आ जाते हैं, वो कहता है, ओ भाई तेरी वॉशिंग एरिया में लाशें पड़ी हुई हैं बच्चों की। वो कहते हैं चले आए देख लेते हैं, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, आए देख लेते हैं आप। जब वो खातून तो ज़ाहिर साथ खड़ी होती है, वो जब उसका खावन उन मोहल्लेदारों को ले के वॉशिंग एरिया की तरफ जाता है तो खातून से मिलती है कि जल्दी आप मैं पकड़ी। वो जो आइसक्रीम उसने शोर के लिए रखी होती है वो खुद खा देती है। जब वो वॉशिंग एरिया से वापस टर्न लेते हैं तो वो जहर इतना तेज़ था कि वो खातून चीखो पुकार कर रही है और कह रही है कि इसने मेरे बच्चे मार दिए, और साथ में वो गिरती है और उसको वाइट उल्टी आती है। हमसाए जो है वो फौरी तौर पर वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको कॉल करते हैं, तो सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, वो अपनी गाड़ी ले आते हैं, उसमें डाल के उसको प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब इसमें ज़्यादा 15-20 मिनट टाइम लग जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं जी इसकी भी डेथ हो। फिर इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है। इस तरह ये जो केस है वो अपने मुंतकी अंजाम। सर क्या समझते हैं कि शादी के बाद के जो ताल्लुकात हैं इसी तरह घर उजड़ जाते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, शोहर को मारने की प्लानिंग की जाती है, एंड दी एंड ख़वातीन खुद भी जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाती हैं अपनी ही गलती की वजह से। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं ऐसे ख़वातीन को जो इस तरह शादी के बाद के ताल्लुकात की वजह से अपना बसा बसाया हंसता बसता घर उजाड़ देती हैं? देखिए उसमें तो सबसे पहली बात है कि जब लड़कियों की शादी होती है, हमारा दीन हमारा मज़हब भी यही कहता है कि लड़की की राय बहुत ज़रूरी है, लेनी बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी की जब शादी की थी तो है ना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी अरेंज मैरिज ऐसी होती हैं कि वालदैन जो है ना वो रिश्ता कर देते हैं और लड़की चुपचाप करते हाँ कर। जब शादी हो जाती है, इवन बच्चे हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है यार ये मेरा प्यार नहीं है, वो किसी पे और कहते चढ़ जाते हैं। जब उसको वो दिल बहलाने वाली बहलाने फुसलाने वाली बातें करता है, मक्खन मलाई वाली बातें, सब्ज़ बाग दिखाता है, तो वो समझते हैं कि यही सच्चा इंसान है और ये और मेरा अपना शोहर जो मेरी ज़रूरियात पूरी कर रहा है वो मेरे किसी काबिल नहीं, वो मेरे किसी काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। उसमें एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि एक केस मेरे पास एक और आया था। एक खातून शादी के कुछ देर से बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी जो फैमिली वाले हैं दोनों आपस में रिश्तेदार थे, वो अपनी छोटी बेटी उसको दे देते हैं। बच्चे होंगे इस खातून के बच्चे तब भी। अब शादी के तकरीबन कोई 3 साल बाद वो खातून कहती है कि मेरा शोर मतलब मैं अपने शोर को पसंद नहीं करती। अब उसकी औलाद नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर से औलाद कर। आखिर में बड़े से बाद ये जाने पता चलता है कि उस खातून ने दिल से उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, यानी अपने बहनोई को जो उसका अब शोहर बन चुका है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो प्रेगनेंसी के हवाले से मामला होते हैं कि ज़ौजियत के मामला, तो उसमें वो उसको क्योंकि दिल से एक्सेप्ट नहीं करती तो वो कंसीव ही नहीं करती। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बच्चियों को टाइम पे रिसीव करना चाहिए। हाँ हमारे मुआशरे में माँ बाप रिश्ता तलाश करते हैं, लेकिन आप ख़ुद को इतना मैच्योर कर लें कि आपको दीन ने हिदायत दी है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उससे वक्त क्या है कि मैं 4 दिन माँ बाप नाराज़ होंगे ना तो कोई और रिश्ता, हाँ जी वो नहीं करेंगे। बाद के मसाइल और एक लंबी ज़िंदगी फिर बच्चे, तो ये जो लोग ख़वातीन उस वक्त चुप साध लेती हैं और बाद में कहती हैं कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, तो फिर इस तरह के मसाइल। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ मियाँ आबिद सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद थे। वेलेंशिया टाउन वाले केस को डिस्कस किया, लेकिन इसमें आपने देखा कि आप लोगों के लिए बेहतरीन पैगाम वालिदैन के लिए ये है कि अपने बच्चों से
उनकी मर्जी को ज़रूर पूछा करें। अक्सर लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस नहीं चलती, लेकिन आजकल अरेंज मैरिजेस में आप देख रहे हैं कि क्या होता है। इसी तरह बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, शोहर को मार दिया जाता है, या खुद जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि ज़िंदगी जो है वो दो लोगों ने गुजारनी है, पहले हम कहा करते थे कि दो खानदानों का सवाल है शादी, लेकिन अब कहते हैं कि दो लोगों के आपस के दिलों के मिलने की सबसे बड़ी बात है एक शादी, इसलिए एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।